नमस्कार साथियों, आज हम लोग बायोलॉजी सेक्शन करने वाले हैं। देखते हैं इसमें जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है बायोस तथा लॉगस। बायोस का अर्थ होता है जीवन तथा लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी स्टडी। स्टडी को हम क्या बोलते हैं? लॉगस मीन्स क्या होता है? स्टडी करना। बायोस शब्द जो है बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है बायो, जिसको हम कहते हैं बायोस। बायोस मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ, यानी कि जीवन। क्या? जीवन का। अब अगर हम बात करें लॉगी शब्द किससे मिलकर बना है? लॉगस से बना है। और लॉगस मीन्स होता है टू स्टडी। टू स्टडी, तो आप लोग ध्यान रखना, टू स्टडी यानी कि हमें क्या पढ़ना, अध्ययन करना। क्या? अध्ययन से संबंधित है, अध्ययन से संबंधित है। तो ध्यान रखना, जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस तथा लॉगस। और बायोस का अर्थ है जीवन तथा लॉगस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही क्या है? जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपको हम कई चीज़ों के बारे में बता दे रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। बट आपसे पूछा जाए वनस्पत विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो वनस्पत विज्ञान का जनक कहा जाता है आपको थियोफ्रेस्टस को। किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को हम वनस्पत विज्ञान का जनक कहते हैं। अगर वहीं पर पूछा जाए जंतु विज्ञान के जनक किससे कहते हैं, तो जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु को कहते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने जीव विज्ञान की कुछ उप शाखाओं के बारे में बात की गई है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, उनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। जेरेंटोलॉजी, मनुष्य में बुढ़ापा तथा बुढ़ापा लाने के कारकों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। अगर हम वही बात करें तो पेडोलॉजी हम यानी कि मृदा का अध्ययन, मृदा निर्माण इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा के बारे में अध्ययन हम पेडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला है हमारा लिथोट्रिप्सी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में रिक्त पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाने का अध्ययन है लिथोट्रिप्सी। ध्यान रखना आप लोग, लिथोट्रिप्सी इसे कहते हैं। अगला है हमारा एग्रोस्टोलॉजी। अगला हमारा क्या है? एग्रोस्टोलॉजी। इसमें हम घासों का अध्ययन करते हैं। अगली शाखा है हमारी बायोमेट्री में हम गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बायोमेट्री कराने जाते हैं हम अपनी आधार का बायोमेट्री वेरिफिकेशन या अकाउंट भी जब भी बैंक में कराते हैं, तो ये क्या होता है? इसमें गणित और सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन, यानी जीव के बारे में आपकी आँख की रेटिना, आपके फिंगरप्रिंट्स को उसके गणित एवं सांख्यिकी के माध्यम से सेव कर लिया जाता है। अगला है बायोनिक्स। जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण किया जाता है। अब हमने बताया आपसे कुछ सभी हम नहीं पढ़ने वाले हैं, सभी कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण देख लेते हैं। तो अगला हमारा कोंकोलॉजी है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा कोंकोलॉजी, जिसमें मोलस्का के खोलों का अध्ययन किया जाता है। मोलस्का संघ के जो जीव जंतु हैं उनके खोलों का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? कोंकोलॉजी। बायोनोमिक्स की अगर हम बात करें तो जीवधारियों के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन है। वहीं जेनेटिक्स है तो जीवधारियों में आनुवंशिकी लक्षणों तथा उनकी वंशागति का अध्ययन हम जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। इक्थियोलॉजी थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इक्थियोलॉजी है मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन। आपसे कई बार पूछा गया है मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? इक्थियोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, परजीवी जीवों का अध्ययन क्या होता है? पैरासाइटोलॉजी। अगर परागकणों के अध्ययन की बात करें तो क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी को हम परागकणों के अध्ययन के बारे में बात करते हैं। एंटेमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आपका इक्थियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। वही फ्रेनोलॉजी, कपाल गुहा की संरचना के आधार पर मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विचित्रता का अध्ययन, ये भी आपसे पूछा था। अगला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेरीकल्चर क्या है आपका? रेशम कीट पालन को हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। पिसीकल्चर मत्स्य पालन है। इक्थियोलॉजी मछलियों के बारे में अध्ययन करना है, और पिसीकल्चर क्या है? मत्स्य पालन से संबंधित है। मैलेकोलॉजी मोलस्का का अध्ययन है। ओंकोलॉजी कैंसर का है। आप लोग ध्यान रखना, ओंकोलॉजी किसका है? कैंसर का है। टेरिटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। अगला है ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन। हड्डियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन है। ऑरेंथियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। यहाँ से तो पेपर में आपके कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको हम बता दें वहीं पर कुछ और फेमस है, जैसे आपसे विटीकल्चर के बारे में पूछ लिया जाए तो विटीकल्चर क्या है? अंगूर की खेती को हम क्या कहते हैं? विटीकल्चर। अंगूर की खेती को हम क्या बोलते हैं? विटीकल्चर।
आगे देखते हैं कोशिका, हम कोशिका विज्ञान के बारे में। स्टडी ऑफ सेल इज आल्सो नोन एज साइटोलॉजी। आपसे पूछा है साइटोलॉजी क्या है, तो कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका जीवन की सबसे सूक्ष्मतम एवं संरचनात्मक इकाई है। अगर से पूछा है सबसे छोटी कोशिका किसकी है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टर नामक जीवाणु की सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टर नामक जीवाणु की है। अगर सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए, तंत्रिका तंत्र। सबसे लंबी कोशिका क्या है, तंत्रिका तंत्र है। वहीं अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा, एक सेल। अगर हम बात करें तो इसी प्रकार हम बात करते हैं कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, तो आप इनके नाम से ही इनको समझ सकते हैं। प्रोकैरियन का मतलब है प्रिमिटिव टाइप्स कैरियन। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब प्रिमिटिव टाइप। जिनमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप था यानी वेल डेवलप नहीं था, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और जिनमें यू मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, यू मीन्स क्या होता है, ट्रू। और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जिसमें सत्य का न्यूक्लियस पाया गया, यानी कि इसमें न्यूक्लियस पाया गया था, इसीलिए इसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स ही है प्रोकैरियन। प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो यानी प्रिमिटिव टाइप जिसमें न्यूक्लियस पाया गया उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और जिसमें सत्य का न्यूक्लियस यानी यू माने ट्रू होता है और जिसमें सत्य का न्यूक्लियस पाया गया उन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो इनमें डिफरेंट की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होती है प्रोकैरियोटिक में। अगर हम यूकैरियोटिक में बात करें तो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिकांग, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। जैसे आप देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित, अंतरापद्मवी जालिका अनुपस्थित, गाल्जी का अनुपस्थित, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, लाइसोसोम अनुपस्थित। सभी लगभग सभी कोशिकांग क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। वहीं हम यूकैरियोटिक में बात करें, ये सारे कोशिकांग पाए जाते हैं उपस्थित 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 उपस्थित। अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन इनके प्रकार अलग अलग हो जाते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका में बात करें तो 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कितने एस प्रकार के, 70S प्रकार के राइबोसोम। वहीं हम 80S यूकैरियोटिक में बात करें तो 80S प्रकार के राइबोसोम्स। पेपर में आपसे पूछा जाता है राइबोसोम्स के यूनिट के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं इनकी दो सब यूनिट होती हैं, एक 50S, दूसरी होती है 30S। तो ध्यान रखना आपको, एक बड़ी वाली 50S होती है, दूसरी सब यूनिट किसकी होती है, 30S होती है। आप लोग इनके बारे में हमने विस्तृत राइबोसोम्स के बारे में पढ़ाया है, तो आप पिछली वीडियो में जाकर आप राइबोसोम्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो बड़ी सब यूनिट 50S होती है, दूसरी क्या होती है 30, छोटी वाली को कहते हैं 30S। अगर हम 80S की बात करें तो 80S के भी दो सब यूनिट होती हैं, बड़ी वाली को हम बोलते हैं 60S और छोटी वाली को बोलते हैं 40S। यहाँ पर जो बड़ी सब यूनिट होती है 80S प्रकार में वो 60S की होती है और छोटी सब यूनिट कितनी होती है, 40S की होती है। तो ध्यान रखना, राइबोसोम्स 70S प्रकार के प्रोकैरियोटिक में, 80S प्रकार के यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। अगर हम वही बात करें डीएनए की, तो डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एकल सूत्री डीएनए पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में द्विसूत्री डीएनए पाया जाता है। कोशिका विभाजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन कैसे होता है, विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री तथा समसूत्रीयों द्वारा विखंडन देखने को मिलता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इनके बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार साथियों।